कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्रिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था? दूरदर्शी पढ़ लिया और बहुत बच्चे उसके न्यूमेरिकल लगा लिए होंगे, मुझे आशा है, और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बाकी तुम लोग तो करते ही रहते हो। चलो इधर देखो, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में बनाता हूं, इसी से इसकी परिभाषा बनेगी आपकी। ना क्यों लग रहा है? चलो ठीक है, अरे बनेगा, काहे परेशान। देखो यहां पर ध्यान दो, अरे इस साइड को मैं थोड़ा सा पेंट कर दूं। ये आपका एक प्रिज्म बन गया। देखो यहाँ पर देखो कितने फेस हैं। इसमें एक प्लेन सरफेस इधर है, सुनो मेरी बात, एक प्लेन सरफेस इधर है और एक प्लेन सरफेस इधर है। दो प्लेन सरफेस हैं और दोनों क्या है? किसी एंगल पे झुके हुए। अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान दो, ये देखो, ये एक प्लेन सरफेस है और ये दोनों जब झुकते हैं तो क्या बनाते हैं? ऐसे देखो, यही है प्रिज्म। यानी प्रिज्म में क्या होते हैं? दो प्लेन सरफेस होते हैं और इसे को बेस कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा? बेस कहते हैं, ठीक है। और ये इंक्लाइंड है, यानी झुके हुए तल है, क्या है? और इस पृष्ठ को अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इससे प्रकाश जाता है। तो प्रिज्म बेसिकली एक ठोस सामांग अपवर्तक पृष्ठ होता है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ किसी एंगल पर झुके होते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है बेटा? एक सामांग ठोस माध्यम का बना होता है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ किसी एंगल पर झुके होते हैं। समझ गए ना? तो ये आगे एक प्लेन है और पीछे एक प्लेन है। यहां पर ध्यान दो, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं, आपको बुकों में ऐसे बना हुआ मिल जाता है, यही ना। इस कोण को मान लेते हैं ए, इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं बेटा? ये हो क्या रहा है आज? ज्यादा हो गया क्या इंग्लिश का? चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर हम लिखे प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म में देखो, ये बेस है, इसको हम बेस कहते हैं, हमारा बेस है। ये जो हमारा साइड है, ये दोनों साइड, इधर और इधर का जो साइड है, इन दोनों साइड को हम क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक। किधर से? आगे से, इधर से इधर। तो ये, हाँ, ये बात तुमने कहा कि अगर उधर से हम करेंगे, ध्यान दो, ये झुके हुए तल है, ध्यान देना, ऐसे, और इधर के ऐसे प्लेन है, मतलब इधर के एकदम लेंस जो है ये प्लेन है, और सीधा चले जाएंगे प्लेन है। इधर देखो, ये दोनों लेंसेस क्या है? प्लेन है, ये जो तल है। तो इससे जो प्रकाश जाएगा वो सीधा इसमें क्या होगा? ये एकदम स्लेब की तरह व्यवहार करेंगे, कांच के स्लेब की तरह। तो इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, प्रकाश के कलर टूटेंगे नहीं। और यहां पर इंक्लाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो सरफेस हो, दोनों क्या हो? झुके हो। देखो मैं अगर बात करूं, यहां पर देखो, मैं एक वो बना रहा हूं, क्यूब बना रहा हूं, यहां पर समझो, इसको भी समझ लो आप लोग। इस क्यूब को ध्यान से देखो, अगर लाइट ऐसे सीधी इधर से इधर चली गई तो ये तो कांच का स्लेब हो गया, आयताकार। लेकिन अगर लाइट ऐसे से ऐसे जाए, या लाइट ऐसे से ऐसे जाए, या लाइट यहां से इधर जाए, तो ये सब प्रिज्म की तरह व्यवहार करेंगे। किस तरह? देखो ये इंक्लाइंड है ना, अरे ऐसे देखो, ध्यान दो, 3D होता है, बड़ी दिक्कत करता है, कोशिश करो थोड़ा समझने के लिए। यहां ध्यान दो, अगर लाइट इधर से ऐसे चला जाए, ऐसे एंट्री कर दे, तो ये तो हो गया कांच का स्लेब हो गया, प्रिज्म नहीं कराएगा। लेकिन ये दोनों तल देख रहे हो, ये दोनों तल, इस दोनों तल को देखो, ऐसे तो झुके हैं। अगर लाइट इसमें में से ऐसे एंटर करती है और ऐसे जा रही, इन दोनों में, तो ये जो साइड हुआ, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, ये वाला साइड प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। यानी प्रिज्म का मतलब होता है दो प्लेन सरफेस हो और दोनों क्या हो? झुके हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रिज्म तभी बनेगा जब दो प्लेन सरफेस क्या हो? झुके हो। तो प्रिज्म जो होता है एक सामांग माध्यम होता है। क्या होता है बेटा? प्रिज्म एक सामांग ठोस माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों के झुकने के कारण बनता है। क्या बनता है? दो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? झुकते हैं, तब प्रिज्म का निर्माण होता है। समझ गए ना? ये बात समझ में आ रही है ना? प्रिज्म क्या होता है? चलो, तो प्रिज्म को और अच्छे से थोड़ा बना लो आप लोग। प्रिज्म क्या होता है अगर लिखे लैंग्वेज तो क्या होता है? प्रिज्म एक ठोस
प्रिज्म एक ठोस सामांग का बना होता है। प्रिज्म क्या है बेटा? प्रिज्म एक ठोस सामांग माध्यम का क्या बना होता है? बना होता है। सामांग यानी यूनिफॉर्म होता है, माध्यम का बना होता है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना। यानी प्रिज्म जो होता है एक ठोस सामांग माध्यम होता है। मतलब अगर प्रिज्म की बात करें हम लोग तो ये प्रिज्म हुआ, ये प्रिज्म है हमारा। इसके ये दोनों जो 3D नहीं बनाना होगा, 3D बना तो 3D भी बना लो आप लोग। ये प्रिज्म हो गया। यानी इसके दोनों ये जो पृष्ठ हैं ये दोनों क्या है बेटा? अपवर्तक पृष्ठ हैं। समझ रहे हो? दोनों क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और ये प्लेन है। क्या है? इधर देखो, इसको हम कहते हैं बेस। इसका नाम क्या है बेटा? बेस है, मतलब आधार। वो बेस नहीं जो तुम्हें पसंद है। और ये जो दोनों पृष्ठ हैं पसंद है ना, अपवर्तक, ये अपवर्तक पृष्ठ है। ये जो एंगल है ये जो खूबसूरत आपका एंगल है ये एंगल इसको ए से लिखते हैं और इसी को प्रिज्म कोण या इसी का नाम होता है अपवर्तक कोण। क्या होता है? ध्यान देना, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण होता है। समझ गए ना? तो प्रिज्म एक ठोस सामांग माध्यम का बना होता है जो किसी दो तलों पर झुकने से बनता है। समझ गए ना? ये बेस होता है। लाइट हमेशा इधर से इधर ही पास करेगी। समझ गए? ये आपका 3D फिगर था और थोड़ा सा इसको सेट का वो अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, इतना बना लो इसको प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म यहाँ पर देखो 3D में मैंने बनाने की कोशिश की है, आप लोग भी बना लोगे ये मुझे आशा है। यहाँ देखो ये तल एक ऐसा है और इसी के बगल में वो वाला तल है। जैसे देखो ऐसे, तो इन दोनों तल को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी इधर से प्रकाश जाएगा, इधर से निकलेगा। देखो ये आपतित प्रकाश हुआ है और इधर से निर्गत हुआ है और ये जो कोण है यही प्रिज्म का कोण है। समझ गए ना? अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं तो इस प्रकाश को जाना किधर था? इसको थोड़ा अपवर्तक तल को हटा दो। इस प्रकाश को जाना था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा। लेकिन प्रकाश कहाँ चला गया? तो इनके अंदर दो, इसी को कहते हैं हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्रकाश को जाना था ऐसे सीधे, प्रकाश चला गया तो इनके बीच में कौन सा कोण बना? इसी को विचलन कोण करते हैं। यानी ये जो प्रिज्म होता है ये प्रकाश को क्या कर देता है? विचलित कर देता है, उसके पथ से भटका देता है। क्या कर देता है? जाना होता है कहीं और, वही वाली है ना, कहीं और चले जाते हैं कदम। देखो इस बेचारे को जाना और यही था, प्रिज्म से मिलकर इसने अपने रास्ते को बदल दिया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, जाना कहीं और रहता है, रास्ते में दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। हो गया ना? तो यही प्रिज्म था। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दो, ये बन गया ना सभी का? चलो 3D का खेल खत्म हो गया, अब आ जाओ 2D में आओ, रियल लाइफ में आओ। यहाँ पर ध्यान दो, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। यानी प्रिज्म क्या करता है? अभी आपने देखा कि प्रिज्म प्रकाश को उसके रास्ते से भटका देता है और ऐसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उसके रास्ते से भटका दें वो क्या कहलाती हैं? अपवर्तन कराती हैं। तो प्रिज्म भी प्रकाश का क्या कराता है? अपवर्तन कराता है। यहां ध्यान दो, मैंने माना दो समतल पृष्ठ हैं, कौन कौन? AB और AC एक दूसरे से कोण A पर झुके हुए हैं। हमने यहां से लाइट को डाला, ये देखो इस लाइट को अब यहां पर मैंने रिफ्लेक्ट किया। ये कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। इसको जाना किधर था? जाना था इसे सीधा, लेकिन क्या जाएगा सीधा? पढ़ना तो तुम्हें था, लेकिन क्या पढ़ोगे? समस्या ये है, क्योंकि बहुत सारे पेन तुम्हारी दुनिया में घूम रहे हैं। अब इस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या है? वायु है। इसका अपवर्तन मैंने N1 मान लिया और ये हमारा कांच है। क्या है बेटा? इसका अपवर्तन मैंने N2 मान लिया। क्या मान लिया? कौन सा घन होगा? इधर भी वायु, ये वायु में रखा हुआ है प्रिज्म। चलो कहां से? तो प्रकाश कहां से जा रही है? अभिलंब कैसे ड्रा करोगे? 90 अंश पे खींचो एक रेखा, ये इसका क्या कहलाएगा?
नॉर्मल। लाइट को जाना था इधर, लेकिन अब क्या हो जाएगी, ये विरल से सघन में जा रही तो अविलंब से क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। बताओ अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर हटेगी, ये बताओ। अविलंब की ओर झुकेगी, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर, समझ गया ना। तो अब इस लाइट को जाना था, ये अविलंब है हमारा, तो ये अविलंब की ओर है, देखो झुकेगी नहीं झुकेगी, ये अविलंब है 90। अरे इस पृष्ठ पर जो 90 अंश पर वही अविलंब है, क्या है बेटा, अरे इधर दो थोड़ा सा और इसको 90 बना दो, ये क्या है 90 अंश है ना, है ना 9। अविलंब मतलब होता है 90, ये प्लेन है, देखो ये प्लेन है, इसको अगर मैं ऐसे मोड़ दूं ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो प्लेन ही तो है। अब यहां पर ध्यान दो ये बात कि ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या कहलाएगा, आई, क्योंकि ये आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण है, ये एंगल आई कहलाएगी। अब प्रकाश को जाना इधर तक चला गया तो अविलंब और इसके बीच में जो कोण होगा ये क्या कहलाएगा, आर, आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको I1 कर दो और इसको R1 कर दो। अब फिर देखो, अब यहां पर ध्यान दो, 2 बार अपवर्तन होगा, यानी यहां पर भी एक अविलंब खींचो ऐसे 90 अंश पर, ये 90 अंश पर है ना, इन दोनों को आगे मिला दो। अब प्रकाश को जाना किधर था, ऐसे ना, लेकिन अब कहां जा रही है, अब सघन से विरल में जा रही, तो अविलंब से ये देखो, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी क्या है बेटा, निर्गत। आधार, ऐसा इसका शेप बनाया जाता है कि ये आधार के ऊपर कैसे भागे, तुम बताओ। अविलंब ये है, अविलंब यही तो है, अविलंब से इसे दूर हटना है, इधर जाएगी तो अविलंब के पास हो जाएगी ना। प्रकार रूल है ना कि विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी। ये बात समझ में आ गई ना। और ये कोण हमारा कहलाएगा I2, क्या कहलाएगा, इस कोण को मान लो R2, ये भी तो अपवर्तन कोण है। अब यहां पर देखो, सोचो एक बात, इस लाइट को तो जाना इधर था, लेकिन यहां पर जो ऑब्जर्व बैठा हुआ है जिसकी ये आंखें हैं, ठीक है, अरे अच्छी आंखें हैं, चलो ठीक। अब ये यहां से इसको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, इस लाइट को जाना था, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो, कितना डाइवर्ट हुआ, तो इसको आगे बढ़ाओ। ये जो एंगल है ना, यही एंगल हमारी डेल्टा, इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। ये क्या कहलाएगा बेटा, विचलन, यानी इतना ये डाइवर्ट हो गया, ये अपने रास्ते से इतना भटका, जाना इसे इधर था ऐसे सीधे, लेकिन इतना भटका, ये देखो इसको जाना ऐसे था, मुड़ गया ना सीधा, तो किसने मोड़ा, प्रिज्म ने मोड़ा। तो ये कोण R1, ये हमारा अपवर्तन है। अगर आप मैं बात करूं तो प्रिज्म का अपवर्तन ऐसे होता है, समझ गया। ये जो किरण है इसका नाम रख लो P, Q, R और S, ये तो प्रिज्म का अगर मैं बात करूं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। तो पहले आपने प्रिज्म का अपवर्तन पढ़ लिया कि ऐसे प्रिज्म का अपवर्तन होता है। अब यहां पर इसका माध्यम N1, इसका N2, तो चलो यहां पर तो कुछ त्रिभुज है, ध्यान दो। अब इसी में मैं छोटा सा एंड डाल दो, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, क्या बात करता हूं, प्रिज्म के सूत्र, ठीक है। तो हम बात करेंगे, या एक बात है, न्यूनतम विचलन कब होगा, क्या होगा, एक केस होता है न्यूनतम विचलन, पहले पढ़ लें तब वो सूत्र बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर न्यूनतम विचलन, और इसी को लिखते हैं हम लोग डेल्टा एम, क्या लिखते हैं, मतलब ये कहने जा रहे हैं कि वो केस बताओ जिसमें ये प्रकाश सबसे कम विचलित हो, मतलब क्या हो, इन दोनों के बीच में जो कोण हो, ये वाला कोण सबसे छोटा हो, कब बनेगा। तो हम इसके ग्राफ के अध्ययन करेंगे। ग्राफ किसके खिलाफ खींचेंगे बेटा, विचलन और आई के खिलाफ ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, इधर हमारा आई है, कौन है बेटा, आपतन कोण, इसको मैंने आई मान लिया, और इधर हमारा क्या है, विचलन कोण। देखो ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा क्या है बेटा, विचलन कोण है। समस्या ध्यान दो कहां से आ रही। अब जब हमने इसके बीच में ग्राफ ड्रा किया, तो जब मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया, क्या बढ़ाया, ये दो, ये है, इसको जैसे जैसे हमने बढ़ाया शुरुआत में, क्या हुआ, जैसे मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाना शुरू किया,
विचलन कोण का मान क्या हुआ, घट रहा, घटा। क्या हुआ, पहले ये सुनो मेरी बात, पहले एकदम सीधा था ऐसे तो सीधा निकल गया, कोई विचलन नहीं था, कोई विचलन। अगर मैं एकदम सीधा ऐसे डालूंगा तो सीधा चला जाएगा प्रकाश, कोई भी। लेकिन जैसे जैसे हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो कुछ देर के लिए विचलन का कोण का मान क्या हुआ, घटा। क्या हुआ, घटा। यानी आपतन कोण का बढ़ाने पर प्रयोग में देखा गया कि जैसे जैसे मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया कुछ देर के लिए विचलन कोण का मान घटा। उसके बाद एक निश्चित मान के बाद, आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद विचलन का कोण मान बढ़ गया। ये है ग्राफ। ध्यान दो, ये प्रयोग में देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं संभव हम बता सकते, प्रैक्टिकल करके ही बता सकते हैं। यानी ये देखा गया कि आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया तो आपतन कोण पहले जब बढ़ा तो विचलन कोण घटा। एक निश्चित पॉइंट पर क्या हो रहा है बेटा, आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद क्या है, मैक्सिमम। जो आपतन कोण का मान तो बढ़ा रहे हैं ना, आपतन कोण का मान बढ़ाते 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 यहां जैसे पहुंचे आपतन कोण का एक मैक्सिमम मान, यानी एक निश्चित मान के बाद जब उसके बाद मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो फिर विचलन कोण बढ़ गया। क्या बढ़ गया, ये प्रयोग ग्राफ में देखा गया। यहां एक बात और ध्यान देना है तुम, यहां आपतन कोण के एक मान के लिए विचलन कोण के दो मान होंगे। क्या होंगे, आपतन कोण के एक मान के लिए विचलन कोण के दो मान। यहां पर सबसे न्यूनतम विचलन हुआ है ना, ये देखो डेल्टा एन, ये क्या है, सबसे न्यूनतम विचलन है। यानी इस केस पर उसके बाद फिर बढ़ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं, देखो इस पॉइंट, तो यहां पर आपतन कोण को मान लो कोई मान मान लो कि इसका मान है आई डैश। क्या है, आई डैश। और इसी आगे जाओ, ये देखो तो विचलन कोण के कितने मान आ गए, आई डबल डैश। और यहां पर ये मान लो हमारे पास डेल्टा। देखो इसके यानी विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान है ना, दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। यानी विचलन कोण के लिए के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान है। लेकिन एक जगह यहां आ जाओ, जब न्यूनतम विचलन होता है उस स्थिति में विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण का केवल एक ही मान होता है, केवल एक ही मान। विचलन कोण के एक मान के न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, बाकी सब में दो होता है, ऐसा देखा गया ग्राफ में। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति क्या होती है, यानी जब सबसे कम विचलन हो। क्या हो, किसी आपतन कोण का वह मान, किसी आपतन कोण का वह मान जिस पर विचलन कोण सबसे कम हो जाए उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण का वह मान, यहां पर लिख लो आप लोग, आपतन, ये बात जरूरी, आपतन कोण का वह मान जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाए। क्या हो जाए बेटा, न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूनतम विचलन कोण क्या कहते हैं, डेल्टा यम कहते हैं। अब ये बात ध्यान दो, तो यहां पर दो स्थिति होगी। न्यूनतम विचलन कब होगा, जरा इस इक्वेशन को थोड़ा मैं इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो इस वाले को। अगर मैं इस प्रिज्म को थोड़ा ऐसे बनाऊं और मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक किरण आई, कोई आई, सोचो ये एकदम अगर एकदम ऐसे पैरेलल हो जाए एकदम, यानी ये किरण थोड़ा सा एकदम पैरेलल हो जाए, तो यहां पर जो विचलन होगा वो सबसे कम होगा। क्या होगा, देखो ये छोटा है ना, यही हमारा डेल्टा एम है। और यहां पर नॉर्मल अगर ड्रा करो ऐसे, अब यहां पर क्या होगा, ये जो होगा I1 I2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, I1 I2 के बराबर हो जाएगा, और R1 किसके बराबर हो जाएगा। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कब आएगा न्यूनतम विचलन कोण, जब R1 R2 के बराबर हो जाए और I1 I2 के बराबर हो जाए। यानी I1 यहां पर देखो न्यूनतम, इसको थोड़ा मोड़ो ऐसे, थोड़ा ऐसे करो, देखो इस किरण को हम थोड़ा ऐसे मोड़ रहे, न्यूनतम करा रहे, तो ये एकदम ये रेज जो हो जाएगी, ये वाली रेज जो है, ये वाली रेज अभी थोड़ा तिरछा है ना, तो इसके बेस के पैरेलल हो जाएगी। जब ये रेज इस बेस के पैरेलल हो जाए समांतर, तो उस स्थिति में न्यूनतम विचलन होगा। क्या होगा, सबसे कम विचलन होगा। और जब न्यूनतम विचलन होगा तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, I1 किसके बराबर होगा, I2 के। जब यहां पर जब डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम के, यानी न्यूनतम विचलन हो जाए।
तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के, ये स्थिति है, तथा R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2। यही बात आपको याद रखना है, तभी अभी आप प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर पाओगे। तो फिर से एक बार समझ लो, यहां से प्रकाश आई, प्रिज्म ने प्रकाश का विचलन कर दिया, क्या कर दिया, और ये कोण हमारा कहलाएगा विचलन कोण, ये हो गया। अब बात आती है न्यूनतम विचलन की स्थिति, मतलब हमें वो कंडीशन याद करना है, एक समय ऐसा आएगा जब डेल्टा का मान सबसे कम होगा और एक समय ऐसा आएगा जब डेल्टा का मान सबसे ज्यादा। हम डेल्टा के सबसे कम मान की बात करें, डेल्टा का सबसे मान कम कब होगा, जब ये वाला जो एंगल हो ये बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, यानी ये रेज ये वाली यहाँ पर पहुंच जाए। जैसे देखो अभी ये डेल्टा का मान कम कैसे होगा, मैं अगर एक पिंच बनाता हूँ छोटा सा, देखो यहाँ से रेज हमने गुजारा और ये रेज पैरेलल हो जाए एकदम। अब देखो अभिलंब डालो यहाँ पर, ऐसे डालो अभिलंब, तो प्रकाश थोड़ा मुड़ेगा, ये देखो। अब इसको आगे मिलाओ, इस प्रकाश को आगे मिलाओ, है ना छोटा, विचलन कोण छोटा हुआ ना, तो विचलन कोण छोटा होगा मतलब ये कोण इस कोण के बराबर पैरेलल हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे, यानी I1 इसके बराबर हो जाएगा I2 के, और जब ये समांतर हो जाएगा तो R1 बराबर हो जाएगा R2। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कब आएगी, जब ये जो रेज है ये अंदर वाली ये इसके पैरेलल हो जाए और I1 I2 के बराबर हो जाए और R1 R2 के, तो न्यूनतम विचलन कोण होगा, यानी डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा M। और ये भी याद रखना, न्यूनतम विचलन कोण पर केवल और केवल अपवर्तन कोण का एक ही मान होता है, बाकी सबके लिए दो मान होते हैं। क्या होते हैं, न्यूनतम विचलन कोण पर केवल अपवर्तन कोण का एक मान होता है, बाकी सभी विचलन कोणों पर दो मान होते हैं। तो इसको अच्छे से बना लो आप लोग, ठीक है। तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक निरूपण करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो। चलो कहां से करूं मैं डेरिवेशन शुरू ना, चलो यहां ध्यान दो, एक ये प्रिज्म है, हम जा रहे हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करने। क्या बहुत ही खूबसूरत फार्मूला आएगा आज आप लोगों के लिए, और बहुत ही प्यारा, देखो आंखें कितनी प्यारी है, तो डेरिवेशन भी बहुत प्यारा होगा। यहां ध्यान दो, मैंने आपतित किरण PQ, एक आपतित किरण क्या है बेटा, आपतित किरण PQ कहां पर हो रही है, अपवर्तक पृष्ठ, चित्र में ही देखो, अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब से AB पर, ऐसे सॉरी AB पर बिंदु Q पर क्या हो रहा है, AB पर बिंदु Q पर आपतित हो रही है, क्या हो रही है बेटा, बिंदु Q पर आपतित हो रही है। हाँ यहां ध्यान दो, ये बात आपको लिखना है। एक ये देखो, ये किरण कौन है, आपतित किरण ऐसे जा रही है, यहां ध्यान दो, ये कहां पर आपतित हुई, बिंदु Q पर, और किस पृष्ठ पर, AB के बिंदु Q पर आपतित हो रही है। अब जब आपतित हो रही है तो आपतन कोण कितना है, I है, जैसा चित्र में दिखाया गया, जैसा, बस आज ज्यादा लैंग्वेज लिखने से अच्छा है काम, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में क्या किया गया बेटा, दर्शाया गया। ये बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर ध्यान दो आप, ये कोण हमारा आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान दो, ये वाला कोण, अगर मैं पूरी कोण की बात करूं, इधर देखो सभी लोग, अब ये वाला कोण और इस वाले कोण की जरा बात करो, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ना। तो ये I1, तो ये पूरा I1, इसमें R1 घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, I1 माइनस R1। सभी लोग सहमत हो ना। इसी प्रकार इधर भी देख लो, ये कितना कोण हो जाएगा, I2 माइनस, अब मुझे वही नहीं जहां काम आवे सुई, अब वहां, अरे रुक जाओ, बड़ा वो कभी बनेगा ही, I2 R2, समझ गए ना। ये बात आपको समझना है कि I2 माइनस R2, यहाँ क्या लिखा है, I2 माइनस R2 लिखा है, ये I1 माइनस R1 लिखा। अब यहाँ त्रिभुज को ध्यान से देखो, कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम यम कर लो, इसका नाम यम कर लो, और इसका नाम ज्ञान कर लो। यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर सब मैथ ही आगे होगा। तो इस त्रिभुज में देखो, जो त्रिभुज त्रिभुज QMR में, त्रिभुज QMR में, QMR इस त्रिभुज की बात हो रही। डेल्टा क्या है, बाह्य कोण है ना, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है बेटा, में डेल्टा क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, त्रिभुज का क्या है,
बाह्य कोण है। और आप 9th में पढ़ के आए हो जो बाह्य कोण होता है दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 माइनस, इनको जोड़ दोगे तभी तो बराबर होगा। ये बात समझ में आई ना। इनको थोड़ा एडिट कर लो तो इसको लिख सकते हो I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब फिर आगे देखो, यहाँ एक त्रिभुज और है, ध्यान से गौर करो, निहारो इस फिगर को। यहां पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज QNR। QNR में, QNR में क्या हो जाएगा, कोण N प्लस R1 प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो यहां से कोण N कितना आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। शायद किसी को इसमें दिक्कत नहीं। ये दो त्रिभुज, एक समीकरण ये बन गया, स्टार है और स्टार का छोटा भाई डबल स्टार। छोटे भाई हमेशा डबल स्टार लगाते हैं। आ जाओ फिर देखो, यहां पर एक और चतुर्भुज कहां बन रहा है, कौन कौन सा, ARNQ ऊपरा, ARNQ। तो हम अगर चतुर्भुज ले लें कौन सा, ARNQ। रुको NQ, अरे त्रिभुज हो जाएगा, यहां ध्यान दो, ARNQ। इस तरह चतुर्भुज को देखो, ARNQ, ध्यान दे रहे हो ना। अच्छा ये कोण कितना होगा टोटल, ये टोटल 90। वेरी गुड। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है, और अभिलंब हमेशा 90 होगा। तो इन चारों कोणों का क्या होता है 360। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण N और प्लस कोण R बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। सबका मान उठा के रखो, कोण A तो पता नहीं है तो कोण A को ऐसे ले लो, कोण Q का मान क्या है 90, कोण N का मान कितना आया है 180 माइनस R1 प्लस R2, ये आ गया है, हटा दो ब्रैकेट, और प्लस क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा 360। 90 90 180 और 180 360, 360 ने 360 को खा लिया, तो कोण A माइनस बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। इससे सभी लोग सहमत हो, चलो ठीक है। क्या इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये बात समझ में आए, कोण A का मान आ गया R1 प्लस R2 और डेल्टा का मान आ गया और N का मान आ गया। इतना दिक्कत कोई किसी को नहीं होनी चाहिए शायद, आई थिंक। अब आगे देखो, हम बात कर ले न्यूनतम विचलन की स्थिति। क्या बात कर ले बेटा, न्यूनतम। पहले इतना नोट कर लो आप लोग, चलो पहले नोट कर लो फिर बाद में बताना। इतना नोट करो, मेरा दोस्त याद आ गया यार, इधर देखो। यहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम क्या बात करेंगे बेटा, न्यूनतम, जब न्यूनतम विचलन हो, क्या हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। आपको अभी मैंने केस बताया था, क्या बताया था बेटा, डेल्टा अगर बराबर हो जाएगा डेल्टा M के तो R1 बराबर हो जाएगा R2 के और इसका बराबर R लिख दो, तथा I1 बराबर हो जाएगा I2 के और इसकी जगह पर क्या लिख दो I। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है, इसको याद रखो। जब न्यूनतम विचलन होगा तो क्या होगा, न्यूनतम विचलन होगा तो डेल्टा डेल्टा M के बराबर हो जाएगा, R1 R2 के बराबर हो जाएगा और I1 I2 के बराबर। अब इन सारे मानों को इन खूबसूरत दो इक्वेशनों में रख दिया जाए तो डेल्टा M बराबर क्या आ जाएगा बालक, यहां ध्यान दो, डेल्टा M बराबर क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। तो यहां पर क्या रख देंगे, डेल्टा M बराबर, यहां देखो I1, यहां ध्यान दो, डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, यहां I1 प्लस I2 है तो इसकी जगह पर हम रख देंगे I प्लस I और माइनस R प्लस R। किसी को दिक्कत, तो 2I माइनस 2R, ये क्या आ गया डेल्टा M आ गया। I2 बराबर I1 बराबर I मान लिए, हाँ मान लिए। फिर यहां ध्यान दो, यहां आ जाओ, इस वाले कोण को, कोण ये में देखो क्या हो जाएगा, कोण ये बराबर आ जाएगा A बराबर, मान लो A बराबर आ जाएगा, कोण A बराबर R1 R प्लस R, यानी A बराबर क्या आ गया बेटा 2R।
इतना समझ गया ना, ए बराबर 2r। अच्छा ये देखो इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से दो, 2r की जगह पर ये रख सकते हो तो r बराबर क्या आ जाएगा, a/2। तो r का मान कितना आ गया, a/। अब इस 2r की जगह पर हम क्या रख दें, यहाँ पर ये रख सकते हैं ना, इस 2r की जगह पर ध्यान दो, ये रख सकते हैं ना। तो जब ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। इसको a को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, 2i बराबर आ जाएगा डेल्टा m प्लस a। तो i बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा m प्लस a/, ये i आ गया और r आ गया। किसी को कोई दिक्कत, i और r आ गया। अब लगा दो स्नेल का नियम, क्या लगा दो बेटा, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन i बटे साइन r बराबर क्या होता था, n2 अपान n1। n1 तो वायु है तो n1 का मान क्या हो जाएगा, n1 यहाँ पर क्या है, वायु है ना, तो n1 की जगह पर 1 रख देंगे। तो यहाँ दो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटा 1 बराबर साइन i। साइन i का मान कितना आया है, a प्लस डेल्टा m/2, ये तो आया है। और साइन r का मान कितना आया है, r का मान a/। तो यहां से n2 बराबर आ गया, या n2 की जगह पर n मान लो, क्योंकि n1 बराबर क्या है, 1 है, और n2 को हमने मान लिया n, ये मान लिया। तो यहाँ n लिख दो, यहाँ पर n लिख दो। तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ये आपका, ये अपवर्तन का यानी प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र ये आ गया। क्या आ गया। अब एक बहुत और एक इसलिए पूछ लेता कि पतले प्रिज्म के लिए क्या पूछ लेता बेटा, हाँ नहीं मिटा लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो डेल्टा एम दो लोगों पर निर्भर करता है। डेल्टा एम जो है यहाँ ध्यान से देखो, ये I1 और I2 पर भी निर्भर करता है और R1 प्लस R2 पर भी निर्भर करता है। यानी डेल्टा एम का मान जो ये डेल्टा, और ये पर भी डेल्टा एम, यहाँ ध्यान दो कहाँ गया डेल्टा एम का है, ये दो इस फार्मूले को देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये इस ध्यान से देखो डेल्टा एम ए पर भी निर्भर करता है और डेल्टा एम आई पर भी निर्भर करता है। कैसे क्या होगा, और अगर मैं मान लूं कि ये वाला कोण बहुत छोटा हो, क्या हो, सुन मेरी बात ध्यान दो, ये वाला कोण मैं छोटा मान लूं, डेल्टा एम ऑलरेडी छोटा है, देखो मैं पतला प्रिज्म ले रहा हूं, अभी रुक जाओ ध्यान दो, ये पतले, ये डेल्टा एम तो छोटा है क्योंकि न्यूनतम विचलन है, और अगर ये पतला प्रिज्म ले लूं बहुत छोटा सा, ये देखो ये ऐसे, तो ये जो कोण ये होगा ये बहुत छोटा हो जाए, होगा कि नहीं होगा। देखो डेल्टा एम ऑलरेडी छोटा है, अगर मैं प्रिज्म पतला ले लूं तो ये कोण और छोटा हो जाएगा, तो इनका आधा और छोटा हो जाएगा, यानी आई का मान बहुत छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो अगर मैं पतला प्रिज्म ले लूं, क्या ले, नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, ए बहुत छोटा हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, ए बहुत, कोण ये बहुत छोटा होगा। अगर कोण ये बहुत छोटा होगा, ये ध्यान दो, कोण ये क्या होगा बेटा, बहुत छोटा होगा, तो यहां पर जो डेल्टा एम पहले ही छोटा है, तो आई बराबर क्या आया है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये भी क्या होगा बेटा, छोटा होगा, क्योंकि डेल्टा एम ऑलरेडी छोटा है। और आर भी क्या होगा, आर बराबर ए बाई 2, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये दोनों छोटे होंगे तो आपको पता है साइन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ना, ये बात समझे। तो यहां पर जो हमारे पास फार्मूला एन बराबर आया है, एन बराबर क्या है, साइन आई बटे साइन आर, ये आया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो इसमें हम साइन को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि साइन दो आई का मान यही तो है और आर का मान, तो यहां से हम कर सकते हैं एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपान ए बाई 2, 2 से 2 मर गया, और यहां पर आ जाएगा एन बराबर ए प्लस
डेल्टा एम बाई ए को इधर भेज दो तो Na बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम। तो यहाँ से डेल्टा एम बराबर क्या निकलेगा, Na माइनस ए। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम बराबर, ए कामन कर लो तो ये n माइनस 1 इंटू ए। तो पतले प्रिज्म के लिए ये फार्मूला लगेगा, अगर प्रिज्म बहुत पतला दे देगा तो क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला। और अगर प्रिज्म के लिए कह देगा तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लो आप लोग। इस पर एक सवाल जरूर आता है, ध्यान दिए, ठीक है, इतना नोट कर लो मेरे बहादुर बच्चों।